वेलकम टू जेनिक। तो अब एक क्वेश्चन लिया है जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था हम एक आरएस रेजिस्टेंस लेंगे। पिछले लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था, ये जो कलेक्टर और बेस के बीच में हमने आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में आरबी कनेक्ट किया था, उसका इफेक्ट कैसे डील करते हैं यूजिंग मिलर इफेक्ट, वो डील किया था। लेकिन तब हमने यहाँ आरएस रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आरएस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और इसका इफेक्ट बेटा क्या आएगा ये देखने वाले हैं। और जो इफेक्ट आरएस का आएगा हम एक पूरा जनरल एनालिसिस करेंगे और गेन की वैल्यू निकालेंगे। फिर मैं एक अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला लिखूंगा, उसको आप याद रख लेना और एग्जाम में जाके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना। 1 नंबर का आएगा तो 1 नंबर, 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर लेके आ जाना। लेकिन आपको पूरी रूट एनालिसिस तो आपकी पता होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे, है ना। तो एग्जैक्ट एनालिसिस तो जो आप मॉडलिंग करके करते हो, यू मस्ट नो दैट, है ना। तो सबसे पहले हम डीसी एनालिसिस करते हैं बेटा। इसको ओपन किया, इसको ओपन किया तो डीसी मॉडल में क्या आ जाएगा। ऑब्वियसली वीबी एक्टिव गिवन है, नॉर्मली आपको सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बोल देते हैं और KT/Q मैंने दे रखा है 25 मिलीवोल्ट, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, वही वैल्यूज हैं। तो हम लेके सॉल्व करते हैं। डीसी मॉडल में क्या बन जाएगा, डीसी मॉडल में बचेगा ये। अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो डीसी मॉडल ड्रॉ करना बहुत सिंपल है आपके लिए, है ना। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आए हो तो पिछले लेक्चर्स को पहले देखो शुरू से, जो क्रैश कोर्स है एनालॉग का बना हुआ, तो उसमें आपको डीसी एनालिसिस के लिए जो फॉर डीसी एसी एनालिसिस कैसे करते हैं, डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं और एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सेम बीजेटी गिवन सर्किट। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं, आप सारे कैपेसिटर्स को क्या कर देते हो, ओपन सर्किट, और जितने एसी सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो जैसे कैपेसिटर ये ओपन हुआ, इसने लेफ्ट हाफ के पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसमें एसी सोर्स को मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सर्किट ही डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। ये ओपन होके इस आउटर पार्ट को या राइट हाफ को पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बचा क्या, ये बचा बीजेटी सर्किट। और इसमें केवल डीसी सोर्सेज हैं और रेजिस्टेंसेज हैं। अगर इस जो बची हुई सर्किट इसमें कोई एसी सोर्स होता तो उसको मैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता फॉर ड्राइंग द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, या फॉर ड्राइंग द डीसी मॉडल, है ना, फॉर ड्राइंग द डीसी मॉडल मैं ये कर सकता था, ठीक है ना। तो अभी मैं लगा लेता हूं। और डीसी एनालिसिस करते वक्त, जो डीसी एनालिसिस के लिए आप सर्किट प्लॉट करते हो, उसमें मिलर इफेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, उसमें मिलर इफेक्ट को लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मिलर इफेक्ट को लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें मिलर इफेक्ट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। RC इज इक्वल टू कितना है, 2 किलो ओम है, ठीक है। तो ये बन गया आपकी सर्किट, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू ऑब्वियसली 100 है। तो ये बन गया आपकी सर्किट, किसकी सर्किट बन गई, सर्किट फॉर द डीसी एनालिसिस, एंड जिससे हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। और उस डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद एसी सर्किट के पैरामीटर्स निकालेंगे, और एसी सर्किट के पैरामीटर्स निकालने के बाद हम एसी मॉडल बनाएंगे, और एसी मॉडल बनाने के बाद V0/VI कैलकुलेट करेंगे। यही हमारा प्रोसेस अब तक रहा है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, तो अब ये सब प्रोसेस आप डायरेक्टली जल्दी आप कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप आपको कर सकता हूं, वैसे मेरी नॉर्मल स्पीड ही यही है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चीजें आप बार बार कर चुके हो डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज करवाऊंगा कि पिछले क्वेश्चंस में आपने कैसे किया था। इसीलिए सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखिए, सीधे डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत आइए, पीछे बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं, अब उनका डायरेक्ट यूज यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूं, ठीक है ना। तो उन सब चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये डीसी मॉडल बना और ऑब्वियसली ये एम्पलीफायर की सर्किट है, आपको गेन निकालना है। तो ये किस में बायस्ड होगा, एक्टिव रीजन में बायस्ड होगा, और ये ऑन होगा डेफिनेटली। तो इसका जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा डेफिनेटली एक्टिव रीजन होगा, और ये ऑपरेट कर रहा होगा। इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, वो किस रीजन में लाई कर रहा होगा, एक्टिव रीजन में, क्योंकि एक्टिव रीजन में ही इसे यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो ऑब्वियसली ये एक्टिव रीजन में होगा और ऑन होगा। तो हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं कि वेदर इट इज ऑन और ऑफ, और ऑन होके ये एक्टिव रीजन में गया कि नहीं। ऑफ है तो ये कट ऑफ में, ऑन है तो ऑन होके एक्टिव में भी जा सकता है और सैचुरेशन में भी, लेकिन यहाँ ऑन होगा डेफिनेटली, तभी एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, और ऑन होके एक्टिव रीजन में होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये एक्टिव रीजन में है तो ऑब्वियसली इसका बेस इंटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस होगा, ताकि ये बीजेटी ऑन रहे। और अगर बेस इंटर जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस है तो पीएन जंक्शन जब ऑन रहता है या प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस रहता है तो रिप्लेस होता है कितने
कट इन वोल्टेज के बराबर वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, या ट्रांजिस्टर के केस में VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस। जो बेस इमिटर पे PN जंक्शन है, ये प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से विद पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन P साइड एंड नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन N साइड। और NPN ट्रांजिस्टर में बेस होता है, बेस इमिटर जंक्शन में बेस होता है P और इमिटर होता है N, तो इसलिए ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा विद P end on positive side on P end and minus side of battery on N side। और NPN ट्रांजिस्टर में जो बेस इमिटर जंक्शन बनता है वो एक PN जंक्शन, उसमें P होता है बेस और इमिटर होता है N। तो 0.7 वोल्ट की बैटरी इस PN जंक्शन को, जो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है बेस इमिटर जंक्शन पे जो PN जंक्शन, उसको आपने VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस किया विद P end पॉजिटिव एंड N नेगेटिव। अब जब भी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में और ऑन है तो बेस इमिटर लूप इज सफिशिएंट बताने के लिए किसी भी करंट को। बेस इमिटर लूप अकेले ही सफिशिएंट है किसी भी करंट को बताने के लिए, अगर क्या है आपका ट्रांजिस्टर ऑन है और आपका एक्टिव रीजन में है, तो बेस इमिटर लूप इज सफिशिएंट टू टिल एनी करंट। और हमें पता है कि ये ऑन होकर एक्टिव रीजन में होगा क्योंकि एम्पलीफायर की तरह यूज है। अदरवाइज हम चेक करते पहले ऑन है कि नहीं है। ऑन होता तो हम मानते ऑन होके वो एक्टिव में भी जा सकता है, सैचुरेशन में हम मानते कि ये एक्टिव में है। एक्टिव में है मानते तो हम IC इज इक्वल टू बीटा IB और I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB यूज कर पाते। उनका यूज करके हम बेस इमिटर लूप में घूम के करंट कैलकुलेट करते, IC I और IB, है ना। और उन करंट्स के लिए चेक करते VC, अगर VC 0.2 से ज्यादा आ जाता तो हमारा जो मानना था वो करेक्ट है, और जब मानना सारा करेक्ट है तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट आए वो भी करेक्ट है और ट्रांजिस्टर एक्टिव में। तो यहां हमें पता है कि ऑन होगा और एक्टिव रीजन में, तो ये सब क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। केवल अगर ये डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन होता तो हमें ये सब क्रॉस चेक करना पड़ता, जैसा कि मैंने डीसी एनालिसिस में पढ़ाया है। ईडीसी के क्रैश कोर्स में आपका अवेलेबल है डीसी एनालिसिस, है ना, तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो मूव करते हैं। यहां जो करंट आती है, बेस से जो करंट फ्लो होती है उसी को IB कहते हैं। जो इमिटर से करंट बाहर आती है उसी को I कहते हैं, और जो कलेक्टर से करंट इन करती है IC होती है। IC यहां से आई, IB यहां से, दोनों मिलके I। तो देखो अगर यहां देखें बाहर कितनी जा रही करंट IB, यहां कितनी आ रहा है IC, तो ऊपर से कितनी आ रही होगी, ऊपर से IC नहीं आ रही होगी, कितनी आ रही होगी IB प्लस IC आ रही होगी। कई लोग इसको IC ही दिखा देते हैं, क्यों? जब RB नहीं रहता है तो जो यहाँ IC करंट है एक ही पाथ है, ऊपर से ही तो IC आया होगा, वो यहाँ फ्लो हो गया होगा। लेकिन यहाँ दो पाथ हैं, तो ऊपर से IB प्लस IC आया होगा, यहाँ IB गया होगा, यहाँ IC। अब बेस इमिटर लूप में घूमते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो देखते हैं क्या आएगा। 5 वोल्ट। अब देखो इसके क्रॉस क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस माइनस IB प्लस IC को मैं बीटा प्लस 1 IB लिख सकता हूं। मैं एक्टिव रीजन में मान रहा हूं, ठीक है, एक्टिव रीजन में मान के बेस इमिटर लूप में घूम रहा हूं, तो एक्टिव रीजन में IC को बीटा IB लिख सकते हैं। IC इक्वल टू बीटा IB होल्ड करता है केवल एक्टिव रीजन में, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस IC प्लस IB इंटू RC, और IC प्लस IB को मैं बीटा प्लस 1 IB लिख सकता हूं। बीटा प्लस 1 IB इंटू RC कितना है 2। फिर यहां से आए, इसके क्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में IB करंट जा रही है, तो प्लस माइनस होगा, इस डायरेक्शन की करंट के लिए प्लस होगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस क्या IB इंटू क्या RB की वैल्यू है 13, है ना। फिर यहां आया प्लस माइनस, यहां से आ गया प्लस माइनस माइनस 0.7, यहां आ गए प्लस माइनस माइनस करके, और यहां आ गए ग्राउंड पे इज इक्वल टू 0। तो यहां आया 4.3 इज इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ जाएंगे प्लस, बीटा प्लस 1 इज 101 मल्टीप्लाइड बाई 2 202 IB, प्लस ये भी उस साइड गया तो प्लस 202 प्लस 13 कितना आ गया 215 IB के बराबर आ गया। यहां से देखो IB कितना आया, IB कितना आया बताओ, 0.02 मिली एम्पियर आ रहा है क्या। करंट ऑब्वियसली मिली एम्पियर में आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस को किलो ओम में लिया और वोल्टेज को वोल्ट में, और यहां से IC कितना आएगा 2 मिली एम्पियर, और I कितना आएगा 2.02 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखना, इस IC IB या I के लिए आप VC कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट खुद से करना, VC कैलकुलेट करना, कैपिटल VC कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज VC कैलकुलेट करना, वो 0.2 से ज्यादा आएगा, और अगर VC 0.2 से ज्यादा है तो ये एक्टिव रीजन में है, जो आपने माना था वो करेक्ट है, आएगा डेफिनेटली, करके देखना, ठीक है। अब हम अगर DC ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया तो हम AC मॉडल के पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। R पाई इज नथिंग बट बीटा VT अपॉन ICQ या VT अपॉन क्या IB होता है। इसकी वैल्यू निकालते हैं,
VT कितना है, वोल्टेज को हमेशा हमें किस में लेना है, वोल्ट में बाय डिफॉल्ट, है ना, ताकि हम हमेशा यूनिफाई करके चलेंगे, तो बार बार हमें चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। 0.025 वोल्ट अपॉन IB किस में है, मिली एम्पियर में 0.0, तो ये आएगा 1.25 किलो ओम, कोई दिक्कत नहीं। GM कितना आएगा, IC अपॉन VT होता है, IC को लेंगे मिली एम्पियर में, करंट को हमेशा मिली एम्पियर में, वोल्टेज को हम लेंगे हमेशा किसमें लेंगे, वोल्टेज को हम लेंगे वोल्ट में, है ना, तो ये आएगा कितना 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ना, इतना आ गया। अब ये वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं, R पाई और किसकी, GM की, यही हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। R पाई की वैल्यू 1.25 किलो ओम और GM की वैल्यू 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट है। अब हम AC मॉडल ड्रॉ करते हैं और गेन निकालने की कोशिश करते हैं, और इसी का अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। R पाई, इसी के लिए ये क्वेश्चन लिया है और कोई पर्पज नहीं है। RS जब मौजूद हो तो क्या होता है, RS जब मौजूद होगा तब, है ना, ठीक है। यहां R पाई आ गया और GM कितना आया था, 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, देखते हैं ध्यान से। अब मॉडल जब बनाएंगे AC मॉडल, तो AC मॉडल के लिए क्या हो गया, शॉर्टेड, AC मॉडल के लिए क्या हो गया, शॉर्टेड, ठीक है। अब देखो दो आउटपुट, जहां से आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट कहां अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट VI और RS, एक इनपुट सोर्स है जिसको हम लगा रहे हैं किस पे, बेस टर्मिनल पे। आउटपुट कहां ले रहे हैं, कलेक्टर और इमिटर कॉमन है। इसी आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में एक RB लग गया, तो इस टर्मिनल को, जहां पे इसका RB का एक एंड है, उसका टर्मिनल का वोल्टेज मैं मान लेता हूं VC, इसका जहां दूसरा एंड कनेक्टेड है उस टर्मिनल का वोल्टेज मैं मान लेता हूं VB। अब देखो इसको मैं रिमूव करता हूं, इसको इनपुट और आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं यूजिंग मिलर इफेक्ट। तो मिलर इफेक्ट क्या कहता है, इसका एक पोर्शन आ जाएगा जिस पॉइंट पे ये इनपुट साइड में कनेक्टेड था, उस पॉइंट, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट ग्राउंड होता है, उस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में इस RB का इफेक्ट कितना आएगा, RB अपॉन 1 माइनस AB डैश, अभी AB डैश लिख देंगे। और इस RB का जो आउटपुट टर्मिनल दिस और इनपुट टर्मिनल दिस के बीच में कनेक्ट था, इसका आउटपुट में इफेक्ट कितना आएगा, इसी नोड, जो आउटपुट नोड में जहां वो कनेक्टेड था, इस नोड और ग्राउंड के बीच में इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट कितना आएगा, जो आउटपुट पे जिस नोड के बीच में कनेक्टेड था, जिस इनपुट साइड में इस नोड और आउटपुट साइड में इस नोड से कनेक्टेड था, तो आउटपुट साइड में इस नोड और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड के बीच में इस RB का इफेक्ट कितना आएगा, इस RB का इफेक्ट एज इट इज RB आता है, ठीक है ना। मिलर थ्योरम से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो जो RB, VC और VB इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, नोड्स के बीच में कनेक्ट था, तो इसका एक इफेक्ट आया इस पॉइंट जहां पे वो इनपुट साइड में कनेक्ट था, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड, इन दोनों के बीच में इस RB का इफेक्ट आ गया RB अपॉन 1 माइनस AB डैश। और आउटपुट साइड में ये जिस नोड से कनेक्टेड था, उस नोड और ग्राउंड के बीच में इस RB का इफेक्ट कितना आ गया, RB के बराबर। तो इस RB को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनपुट साइड में, जहां पे इनपुट नोड था उस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, इस RB का इफेक्ट आउटपुट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आउटपुट साइड में, जो ये RB जिस नोड से कनेक्टेड था उस नोड और ग्राउंड के बीच में। और यहाँ पे AB डैश क्या है, AB डैश जिस नोड से कनेक्टेड था ये आउटपुट साइड, उस नोड का वोल्टेज, ऑब्वियसली नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इनपुट साइड में वो जिस नोड से कनेक्टेड था उस नोड का वोल्टेज, इन्हीं दोनों का रेशियो है ये AB डैश। अब हम AC मॉडल बनाते हैं, R पाई मॉडल, फिर सारे गेन्स को कैलकुलेट करते हैं। ये इमिटर टर्मिनल है, ऑब्वियसली ये कलेक्टर और बेस, तो हम बेस, कलेक्टर, इमिटर टर्मिनल का इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना चाहते हैं, उसको बना लें और बाकी जो रेजिस्टेंस है जहां जहां कनेक्टेड है उनको कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा भाई साहब इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल, और वहां से गेन कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं, पहले बनाते हैं। ये आपका क्या है, R पाई रेजिस्टेंस है, बिटवीन बेस एंड इमिटर होता है ना, और बेस से जो करंट आती है वही है आपकी IB, और इस R पाई के क्रॉस जो वोल्टेज है वो स्मॉल v पाई है। कलेक्टर और इमिटर के बीच में एक करंट सोर्स होता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स GM v पाई, है ना। तो कलेक्टर, यहां से जो करंट आई, एनपीएन के केस में दोनों करंट इन आती हैं, दोनों यहां से आई मिली और I के बराबर, IB प्लस IC इज इक्वल टू I, है ना। तो ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ठीक है। तीनों टर्मिनल्स का इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल बना दिया। अब जहां जहां जो जो फिट है उसको फिट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड, ऑब्वियसली AC मॉडल के केस में AC
इक्विवेलेंट के केस में सारे डीसी सोर्सेज रिप्लेस हो जाएंगे अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। तो ये 5 वोल्ट का डीसी सोर्स है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो ये 5 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया 0 रेजिस्टेंस से, दैट इज ग्राउंड। ठीक है ना। तो अब देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आरसी, है ना। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में कितना, आरसी। यहां देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही आरबी कनेक्ट है, तो कलेक्टर को एक्सटेंड किया, ये आरबी, आरबी हमें पता है कितना, कनेक्ट किया आरबी। यहीं से देखो आउटपुट ले रहे हैं, कलेक्टर से ही आउटपुट ले रहे हैं और कलेक्टर नोड का वोल्टेज ही वीसी है और इसी नोड से हम आउटपुट ले रहे हैं, इसी नोड के वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, वी नॉट। और किसी नोड का वोल्टेज ऑब्वियसली किसके रेफरेंस में होता है, ग्राउंड। तो ये प्लस माइनस इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है, ग्राउंड को रेफरेंस मान रहे हैं, मतलब वो माइनस इंड है, और जिस नोड का पोटेंशियल निकालना उसके नोड उसको क्या मानते हैं, प्लस। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो है वही वी नॉट है, तो यही प्लस माइनस क्या है, वी नॉट है। ठीक है ना। जिस नोड का वोल्टेज निकालना होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उस नोड को क्या मान लेते हैं, प्लस, और जिस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ग्राउंड क्या हो गया, ग्राउंड टर्मिनल या ग्राउंड रेफरेंस नोड क्या हो गई, माइनस इंड, और यही प्लस माइनस क्या है, वी नॉट। वी नॉट क्या है, कलेक्टर नोड का वोल्टेज। अगर ध्यान से देखो तो इस नोड का वोल्टेज ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड। तो इस नोड का वोल्टेज प्लस किसके रिस्पेक्ट में, माइनस रेफरेंस कौन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज है इस नोड का वही क्या है, वी नॉट है। तो यही प्लस माइनस वोल्टेज क्या है, वी नॉट। और इस नोड का इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है यही प्लस माइनस वी नॉट है। इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में आरबी है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में आरसी है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या है, वी नॉट। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी प्लस माइनस क्या है, वी नॉट, है कि नहीं। क्योंकि इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट क्या, ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस नोड का वोल्टेज ही क्या है, वी नॉट। तो ये नोड जिसका वोल्टेज निकालना वो प्लस इंड हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो गया माइनस इंड, यही प्लस माइनस वोल्टेज क्या है, वी नॉट। और इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी नॉट है, और इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में, इस नोड और ग्राउंड के बीच में ही कनेक्टेड है आरबी, इसी नोड और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है आरसी। तो इसी नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी नॉट है और इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में आरसी कनेक्टेड है। तो आरसी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी वी नॉट है, आरबी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी वी नॉट है, और ये प्लस माइनस वी नॉट तो है ही। और ध्यान से देखो इस नोड का वोल्टेज यही वी नॉट है, और ये कौन सी नोड है, कलेक्टर नोड है, और इसी का पोटेंशियल आपने क्या माना है, वीसी नोड का। ऑब्वियसली नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही तो क्या है, प्लस माइनस वी नॉट है। तो वीसी और वी नॉट क्या है, सेम है। मैं कह सकता हूं वीसी इज इक्वल टू वी नॉट, कह सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में आरसी है जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस वी नॉट। तो वी नॉट और वीसी क्या है, सेम है। तो इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी नॉट है, और ये कह रहा है इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीसी है, तो वीसी और वी नॉट क्या है, सेम है, पहली चीज। ठीक है। अब हम इनपुट साइड में आते हैं, बेस और ग्राउंड के बीच में कितना कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आरबी अपान 1 माइनस एवी डैश, आरबी अपान 1 माइनस एवी डैश। यहां कनेक्टेड कितना है, अब आरएस आ गया, आरएस नहीं रहता तो वीबी इज इक्वल टू वीआई हो जाता है ना, देखा था हमने। और यहां क्या कनेक्ट कर दिया, एवी डैश यहां लिख लेते हैं, वीसी अपान वीबी के बराबर है ना, यहां पे कनेक्टेड है वीआई और ये आरएस है। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, इमीटर ग्राउंडेड से कनेक्टेड है ना। अब एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं। अब देखो हम सबसे पहले कैलकुलेशन एवी डैश की करेंगे, क्योंकि एवी डैश निकलेगा तभी जाके ये निकलेगा। ठीक है ना। एवी डैश है कितना बताओ, VC अपान VB, और VC ही V नॉट है तो ये V नॉट अपान VB है। ठीक है। तो सबसे पहले AV डैश निकालने के लिए V नॉट निकालते हैं। V नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस RB या अक्रॉस दिस RC, या मैं ये कह सकता हूं कि V नॉट वोल्टेज क्या है, RC पैरेलल RB के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VB या VC होगा या V नॉट होगा। वही इस RB के क्रॉस भी वोल्टेज V नॉट है, इस RC के क्रॉस भी वोल्टेज V नॉट है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा,
होगा, वी नॉट ही होगा या वीसी होगा, क्योंकि वीसी और वी नॉट सेम है। अब देखो यहां से करंट आईसी है, यहां मैं करंट मान लेता हूं I1, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो एक नेट एक रेजिस्टेंस होगा क्या, आरसी पैरेलल आरबी, उसके अक्रॉस करंट कितनी फ्लो होगी I1, तो उस आरसी पैरेलल आरबी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा या वोल्टेज कितना होगा, I इंटू क्या, अगर उसके अक्रॉस मुझे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता हो तो I इंटू आर उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस नेट करंट कितनी फ्लो होगी I1, क्योंकि यहां दो रेजिस्टेंस हटके एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आरसी पैरेलल आरबी, और उसके अक्रॉस करंट कितनी आएगी I1, तो उस दोनों के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया आरसी पैरेलल आरबी उसके अक्रॉस नेट वोल्टेज कितना होगा I इंटू आर, और वही वोल्टेज क्या होगा प्लस माइनस वी नॉट, क्योंकि आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी प्लस माइनस वी नॉट है, आरबी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी प्लस माइनस वी नॉट है, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस वी नॉट होगा, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट कितनी है I1, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट है I1, तो इस I1 की वजह से इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा I इंटू आर, और यही I इंटू आर कितना होगा प्लस माइनस वी नॉट, तो वी नॉट कितना होगा बताओ I1 इंटू आरसी पैरेलल आरबी होगा कि नहीं, ये बात समझ में आई। इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस आरसी पैरेलल आरबी और उसके क्रॉस करंट है I1, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस I इंटू आर, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज हुआ I1 इंटू आर इतना, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज होगा कितना वी नॉट, तो ये दोनों चीजें क्या हैं सेम, क्योंकि इसके क्रॉस भी वी नॉट है, इसके क्रॉस और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी क्या होगा वोल्टेज वी नॉट ही होगा, ठीक है। और I1 कितने के बराबर है माइनस आईसी, और आईसी कितने के बराबर है जीएम वी पाई, तो ये माइनस आईसी, आईसी की जगह रख दो जीएम वी पाई, तो ये आ गया आरसी पैरेलल आरबी, ठीक है, ये आ गया वी नॉट। और अगर मैं वीबी की वैल्यू निकाल लूं, वीबी क्या है, इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं, आरबी अपान 1 माइनस एवी डैश, ठीक है। अब देखो VB क्या है, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VB क्या है, इस नोड का वोल्टेज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये प्लस ये माइनस, यही तो VB है। इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नोड का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VB है। अब देखो इस नोड और ग्राउंड के बीच में ही क्या कनेक्टेड है आर पाई, ये देखो ये आर पाई का एक नोड कनेक्टेड है इसी नोड से, और आर पाई का दूसरा नोड कनेक्टेड है ग्राउंड, तो इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही है VB, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है VB, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है आर पाई, तो जो आर पाई के क्रॉस वोल्टेज है वही क्या है VB है, तो आपका VB कितना आ गया बताओ ध्यान से, VB इज नथिंग बट इज इक्वल टू V पाई, ध्यान से देखो, या VB ये नोड का वोल्टेज है, तो नोड का वोल्टेज अगर निकालना हो तो नोड से मूव करना शुरू करो, ग्राउंड तक पहुंच जाओ, नोड का वोल्टेज आ जाएगा, लूप पूरा कर लोगे, ग्राउंड तक पहुंचोगे तो ग्राउंड तक पहुंचने के बाद इक्वल टू 0 कर दोगे तो नोड का वोल्टेज आ जाएगा VB प्लस माइनस माइनस V पाई, फिर ग्राउंड पे आ गया VB माइनस V पाई इज इक्वल टू 0, VB इज इक्वल टू V पाई। वैसे भी देखो इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VB है, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में क्या है R पाई, जिस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए इस नोड और ग्राउंड के बीच में, इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो पोटेंशियल है वही क्या है VB है, और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में R पाई है, तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो जो R पाई के क्रॉस वोल्टेज है वही क्या है VB है, और R पाई के क्रॉस वोल्टेज क्या है V पाई, तो VB इज इक्वल टू V पाई। यहां से देखो VB है ये V नॉट अपॉन VB, जो कि आपका AB डैश है, कितना आ जाएगा, AB डैश कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ GM RC पैरेलल RB, निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है, कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ GM की वैल्यू कितनी थी 80, RC पैरेलल RB, RC की वैल्यू कितनी है 2 पैरेलल RB की वैल्यू कितनी है, RB इज नथिंग बट, RB हमने कितना यूज किया था 13 किलो हमने यूज किया था ना, RB की वैल्यू 13 किलो हमने यूज किया था, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, ताकि अप्रोक्सीमेट गेन के फार्मूले में यूज करेंगे। ये कितना आ गया 2 पैरेलल 13 कितना आएगा 13 दूना 26 अपान 15 डिवाइडेड बाई 15, है ना, डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 80, this comes out to be 138.6, this comes out to be minus 138.6, है ना, तो AB डैश मेरा आ गया, AB डैश विच इज V नॉट अपॉन VB, या इसी को हम VC अपॉन VB कह रहे थे ना, क्योंकि V नॉट और VC सेम था, माइनस 138 पॉइंट कम्स आउट टू बी दिस, है ना। अब बाकी चीजों को रब करते हैं, हमें निकालना V नॉट अपॉन VI,
जैसे V नॉट अपान VB या VC अपान VB आ गया, मुझे ये चीज पता चल गई क्योंकि AB डैश पता चल गया। RB कितना है 13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB डैश की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 138.6 139.6 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं क्या, कुछ रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं, क्या 13 अपान 139.6 को मैं R1 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। मुझे पता है V नॉट अपान VB या मुझे पता है V नॉट अपान VB, और VB क्या है, इस नोड का पोटेंशियल, या VB इज इक्वल टू V पाई। मुझे क्या पता है AB डैश, VB इज इक्वल टू क्या है V पाई, तो मुझे V नॉट अपान V पाई पता है, या V नॉट अपान VB पता है, VB इज इक्वल टू V पाई। देखो VB क्या है, इनपुट साइड में इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो है VB, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर VI और VB में अगर मैं किसी तरह से रिलेशन निकाल लूं तो मुझे V नॉट अगर VB पता है तो V नॉट अपान VI पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि VB को मैं VI के टर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा, या है ना, तो V नॉट अपान VI मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि V नॉट अपान VB पता है, VB की जगह VI रख के मैं V नॉट अपान VI की वैल्यू क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट। अगर VB और VI में मैं रिलेशन ढूंढ पाया, तो हमेशा यही हम करते हैं ना, तो VB और VI में मुझे रिलेशन ढूंढना है इनपुट साइड से, तो इनपुट साइड से जब भी रिलेशन ढूंढना है तो मैं हमेशा क्या करता था, पहले इनपुट रेजिस्टेंस निकालता था, कहां से, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना दिखता है वो मैं हमेशा कैलकुलेट करता था, और ये कैलकुलेशन हमेशा हेल्प करती थी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। वही चीज हम यूज कर रहे हैं, तो जो आपने पहली चीजें सीखी हैं वो वहां अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से इनपुट रेजिस्टेंस RI डैश कितना दिखेगा बताओ, बेस और ग्राउंड के बीच में, यहां से देखने का मतलब इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, दो ही चीज दिखता है, बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस R पाई या R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE। अगर RE प्रेजेंट है मीटर और ग्राउंड के बीच में तो R पाई प्लस बीटा प्लस 1 RE दिखेगा, और अगर RE प्रेजेंट नहीं है तो केवल R पाई दिखेगा। अगर मीटर ग्राउंडेड है तो R पाई दिखता है, तो ये RI डैश कितना है बताओ, R पाई, क्योंकि मीटर ग्राउंडेड है। अब इसका क्या मतलब, अब देखो ध्यान से, मुझे देखो जब निकालना है VI और VB में रिलेशन, VI और VB में रिलेशन निकालना है या VI और V पाई में रिलेशन निकाल दूं, क्योंकि VI VB और V पाई क्या है, सेम। अभी मैंने निकाला था VB इज इक्वल टू V पाई, तो मैं VI और V पाई में रिलेशन निकाल दूं तो वही रिलेशन होगा VI और VB में, क्योंकि VB एंड V पाई आर सेम, ठीक है। तो अब मैं इनपुट सर्किटरी बनाता हूं, मैं हमेशा जब भी वोल्टेज गेन निकालना होता तो ऐसे ही करता था। यहां आ गया आपका RS, यहां आ गया क्या आपका RS, ठीक है। अब देखो यहां क्या लगा हुआ है, R1 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R1, ठीक है, और इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा, R पाई या RI डैश दिखा। तो पूरे राइट हाफ को हटा के मैं इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, RI डैश। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में मैंने कितना कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड तो यही है, यही तो ग्राउंड है, कितना कनेक्ट कर दिया, RI डैश, ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस दिखा RI डैश, तो पूरे राइट हाफ को हटा के इस पॉइंट और ग्राउंड, इस पॉइंट और ग्राउंड, यही तो ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में मैंने RI डैश कनेक्ट कर दिया, जो कि कितना है, R पाई के बराबर। और इस R पाई के अक्रॉस ही जो वोल्टेज है वो कितना है, V पाई, और यही V पाई VB के बराबर भी है। इसी R पाई के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V पाई। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V पाई है और इसी के पैरेलल में कनेक्टेड है R1, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V पाई। अब मुझे VI और V पाई में रिलेशन निकालना है, तो ध्यान से देखो, मैं इस सर्किट को फिर से मॉडिफाई कर सकता हूं क्या, ये मॉडिफिकेशन हमने पहले भी किया है बेटा, तो ये मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको करने आना चाहिए। ये VI है, ये और ये पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V पाई है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज PI है, और इनके दोनों के पैरेलल नेट कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V पाई होगा। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 पैरेलल RI डैश। तो इन दोनों को हटा के इनका नेट रेजिस्टेंस से सर्किट को रिप्लेस कर देता हूं, तो इस पॉइंट जो कि था RS का ये एंड, इस पॉइंट और दूसरा रेफरेंस ऑब्वियसली क्या है, ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना आया, R1 पैरेलल RI डैश, R1 पैरेलल RI डैश क्या, R पाई, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V पाई। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, दोनों पैरेलल में हैं,
तो उनके इंडिविजुअल के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V और V सेम होगा, और उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही वोल्टेज V ही होगा। R1 और R2 पैरेलल में, तो एक के क्रॉस V तो दूसरे के क्रॉस भी V, और उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही वोल्टेज V होगा, है ना। अब देखो मुझे क्या रिलेशन चाहिए, VI और V पाई में, या यही रिलेशन VI और VB में हो जाएगा। तो मुझे पता है ये दोनों देखो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है और दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, और एक रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज चाहिए V पाई, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज चाहिए V पाई, वो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर। अगर R2 के क्रॉस R1 R2 तो R2 के क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 पैरेलल R पाई मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज VI। V पाई और VI में मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब मैं AV निकाल लेता हूं, वोल्टेज गेन AV। अब मैं इसको रब कर देता हूं, रब यहां पे नहीं यहीं पे निकाल लेता हूं। तो मुझे AV चाहिए, व्हाट इज AV, दैट इज V नॉट अपॉन VI, that comes out to be V नॉट अपॉन VB इंटू VB अपॉन VI, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं V नॉट अपॉन VB, V नॉट अपॉन VB मुझे पता है, दैट इज AV डैश, है ना, दैट इज AV डैश। और VB अपॉन VI को मैं लिख सकता हूं क्या, V पाई अपॉन VI, क्योंकि VB इज इक्वल टू V पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं V पाई अपॉन VI, और V पाई अपॉन VI यहां से मिल जाएगा, V पाई VI को इधर लाएंगे तो V पाई अपॉन VI हो जाएगा R1 पैरेलल R पाई अपॉन RS प्लस R1 पैरेलल R पाई। अब इसकी वैल्यू बता दो, यही आपका गेन AV है ना। तो मैं AV डैश मुझे पता है, R1 पैरेलल R पाई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। R1 कितना है बेटा बता दो, R1 पैरेलल R पाई। फिर आंसर निकाल के मैं यहां से कुछ आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस क्वेश्चन को हम इतना नहीं करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, वही मैं बताने वाला हूं। जनरल एनालिसिस करना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि डायरेक्टली रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं ना। तो R1 की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाई 30 139.6, दैट इज 0.0931। मैं 0.0931 ले लेता हूं ना, और अप्रोक्सीमेशन 0.0931 ले लेता हूं, 0.0931 है ना, 0.0931, इसको मैं ले रहा हूं 0.0931 किलो ओम, ठीक है ना। अब R1 पैरेलल R पाई की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, R1 पैरेलल R पाई इज 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.0931 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस 0.0931 इज इक्वल टू R1 पैरेलल R पाई आ रहा है बेटा आपका कितना, 0.08664 ये आ गया। अब मैं R1 पैरेलल R पाई अपॉन RS प्लस R1 पैरेलल R पाई निकाल रहा हूं। मैं 5 डिजिट तक ले लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं इसकी, तो कितनी आ जाएगी 0.08664 डिवाइडेड बाई 0.08664 प्लस कितना, RS की वैल्यू कितनी है 1.3, तो ये आ गया आपका 0.062, कितना आ गया 0.062। तो AV डैश कितना, AV डैश है -138.6 आया था, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.06248, है ना। इस वैल्यू को निकालते हैं, कितना आएगा 138.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.062, it comes out to be -8.593, है ना। तो ये AV आ गया आपका इतने के बराबर, AV कितना आ गया, इतने के बराबर आ गया, ठीक है ना। ये हमने एग्जैक्ट एनालिसिस से ये आंसर निकाला -8.593, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हमने किया है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो अब देखो ये इसका आंसर है, जहां पे कलेक्टर और बेस के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ था, RB लगा हुआ था। मैं अब ओरिजिनल सर्किट बना रहा हूं, RB दैट वाज 13 किलो ओम, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं था, ये तो AC इक्विवेलेंट से आया था, ठीक है ना। अब मैं इस सर्किट को बना रहा हूं, बीटा यहाँ पे गिवन था 100, है ना। इस सर्किट के केस में जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज गेन, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वोल्टेज गेन V0 अपॉन VI कितना आया, -8.59, और
और इसी गेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, अप्रोक्सीमेट गेन ऑफ V नॉट अपॉन VI की वैल्यू, और वहां पे आंसर कीज बहुत सारे गिवन होते हैं आपके, है ना। नेट टाइप क्वेश्चन है बेटा, तब तो आपको AV की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? AV की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नेट टाइप में आपको एक रेंज भरनी होती है। रेंज से अगर बाहर है आपका अप्रोक्सीमेटेड आंसर, फिर उस वो क्या माना जाएगा? गलत आंसर। जैसे मैं कहूं आंसर 9 है एग्जैक्ट, तो उसको आप 8.8 से लेके 9.2 तक आप भरोगे वैल्यू, तो करेक्ट मानेगा आपका गेट, है ना। गेट उसको करेक्ट मानेगा और मार्किंग देगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर में इसी 9 को आप लेके आ गए 10 और 10 भर के आ गए, तो उसके लिए नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आंसर कीज गिवन है और उसमें अप्रोक्सीमेट गेन वाला आंसर ही मौजूद है 10, तो आप उसको टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस सर्किट का अप्रोक्सीमेट गेन क्या होता है, जब यहाँ पे RS मौजूद हो, जब कहां मौजूद हो? यहाँ पे RS मौजूद हो और यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में क्या लगा हो? RB रेजिस्टेंस लगा हो। कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में RB रेजिस्टेंस लगा हो। इस सर्किट का जो अप्रोक्सीमेट गेन, अगर कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं V नॉट, और जो यहाँ VI लगा हुआ है जिसका ये सोर्स रेजिस्टेंस RS है, इसी VI सोर्स का ये सोर्स रेजिस्टेंस RS है बेसिकली, अगर देखा जाए तो कलेक्टर से अगर हम आउटपुट ले रहे हैं V नॉट और VI एक वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज सोर्स, तो ये जो AV है V नॉट अपॉन VI जो वोल्टेज गेन हम निकालना चाहते हैं, वोल्टेज आउटपुट कहां से ले रहे हैं? कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं V नॉट, वो वोल्टेज है V नॉट जो कलेक्टर से आउटपुट वोल्टेज है, कलेक्टर टर्मिनल का जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है V नॉट, और VI क्या है? एक इनपुट वोल्टेज VI जो लगा हुआ है जिसका सोर्स रेजिस्टेंस RS है, और अगर यहां RB लगा हो, तो इस सर्किट का अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज गेन, ऑब्वियसली एक कॉमन एम्पलीफायर है तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, RB अपॉन क्या? RS के बराबर आएगा। इसका अप्रोक्सीमेट गेन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट गेन, एग्जैक्ट गेन तो यहां निकाले हो। देखो अप्रोक्सीमेट गेन कितना आएगा? RB की वैल्यू 13 किलो ओम और RS की वैल्यू 1.3, 13 अपॉन 1.3 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा क्या? -10 आएगा, है ना। उसी के आसपास है, लेकिन डेविएशन यहां ज्यादा है, -8.5 है, यहां -10 है, ये -8.6 है, यहां -10 है, तो डेविएशन ज्यादा है। ये अप्रोक्सीमेटेड गेन की वैल्यू है। इस सर्किट का अप्रोक्सीमेट गेन का फार्मूला, अगर V नॉट लिया जाए कहां से? कलेक्टर टर्मिनल से, इनपुट लगाया हुआ है थ्रू सोर्स रेजिस्टेंस RS, कहां पे? बेस पे, और बेस और कलेक्टर के बीच में क्या कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस RB कनेक्टेड है। तो इस सर्किट का अप्रोक्सीमेट गेन होता है V नॉट अपॉन VI की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। VI कौन सा? यही जो लगा है, जो सोर्स रेजिस्टेंस RS के थ्रू VI लगा है, V नॉट अपॉन VI की वैल्यू होती है दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस सोर्स रेजिस्टेंस, ये अप्रोक्सीमेट गेन। अब इस लेकिन इस फार्मूले को यूज मत कर लेना, कब? जब यही RS क्या हो? 0 हो, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। RS की कोई एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। कहो RS, यहां पे RS ना मौजूद हो तो कह दो तो RS की वैल्यू 0 है, भाई 0 है तभी तो यहां शॉर्ट सर्किट कर दिया, और कह दो गेन कितना आ जाएगा? -RB अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में जब मिलर इफेक्ट पढ़ा था, तो वहां एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में यहाँ RB लगा हुआ था और यहाँ RS नहीं था, RS 0 था, तब भी वोल्टेज गेन क्या आया था? एक फाइनाइट वैल्यू आई थी, इनफाइनाइट नहीं आई थी। तो ये फार्मूला जो RB अपॉन RS है तभी वैलिड है जब RS एक फाइनाइट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो। RS 0 होगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या है? अगर कलेक्टर टर्मिनल से वोल्टेज जो ले रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल का जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज V नॉट है। कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपका आउटपुट वोल्टेज V नॉट है, और एक इनपुट वोल्टेज लगा है VI थ्रू सोर्स रेजिस्टेंस RS। किस नोड पे? बेस नोड पे एक इनपुट वोल्टेज VI लगा है थ्रू सोर्स रेजिस्टेंस RS, और बेस और कलेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस RB कनेक्टेड है। तो इस सर्किट का अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज गेन जो आता है, अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज गेन जो आता है -RB अपन क्या आएगा? RS। यही रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा है कलेक्टर और बेस के बीच में, वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस सोर्स रेजिस्टेंस RS, और दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली, अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला इज वैलिड ओनली if RS is finite, 0 पे नहीं वैलिड है, ठीक है ना। और
लेकिन अगर ये नेट टाइप क्वेश्चन है बेटा तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ज्यादा सेफ है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट आंसर है -8.5 और अप्रोक्सीमेटेड आंसर है ये। अगर वो नेट टाइप क्वेश्चन में भी ये वर्ड यूज कर दें कि अप्रोक्सीमेटेड गेन, तो उनका मतलब ही पूछने का है कि आपको RB/RS वाला फार्मूला पता है कि नहीं। अगर वो ये वर्ड यूज कर दें अप्रोक्सीमेटेड गेन ऑफ दिस सर्किट, तो ये फार्मूला बेटा यूज कर लेना और -10 टिक करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अप्रोक्सीमेटेड गेन वर्ड अगर उन्होंने नहीं यूज किया तब आपको एग्जैक्ट गेन निकालना ज्यादा सेफ है। और अगर खासकर नेट टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर फिल करना होता है, फिर -8.6 और -10 में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अगर आप अप्रोक्सीमेटेड आंसर भर के आए तो हो सकता है जो वेरिएशन लिमिट होती है ना, वो लिमिट से ये बाहर हो ये अप्रोक्सीमेटेड गेन और आपको 0 नंबर मिले, कोई नंबर ना मिले, है ना। तो अगर नेट टाइप में अप्रोक्सीमेटेड वर्ड नहीं यूज किया है तो एग्जैक्ट आंसर जैसे पूरा हमने मेथड से निकाला वैसे निकालना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेटेड गेन वर्ड यूज कर दिया है तो दिस अपॉन दिस आपका सीधे सीधे गेन हो जाएगा। फिर ये आंसर टिक करके आ जाना। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें ये ऑप्शन गिवन होगा, इसको टिक करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और नेट टाइप है तो भी ये भर के आ जाना, सही होगा। अगर वर्ड क्या यूज किया है, अप्रोक्सीमेटेड गेन या अप्रोक्सीमेट गेन, है ना, ये अप्रोक्सीमेट गेन है। और अप्रोक्सीमेट गेन का मैग्नीट्यूड हमेशा आपके एक्चुअल गेन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। -10 का मैग्नीट्यूड क्या है, 10, और एग्जैक्ट गेन जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8.6। तो हमेशा याद रखो जो अप्रोक्सीमेट गेन आता है उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाता है जो आपके एक्चुअल गेन से हमेशा क्या होता है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट गेन। चाहे मैंने अप्रोक्सीमेट गेन का एक फार्मूला और याद करवाया था, -RC/RE इन केस ऑफ अनबाईपास रेजिस्टर RE, वहां पे भी अप्रोक्सीमेट गेन का जो मैग्नीट्यूड था वो एक्चुअल गेन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा था। तो हमेशा अप्रोक्सीमेट गेन का मैग्नीट्यूड -10 का मैग्नीट्यूड 10 एक्चुअल गेन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, दिस इज फॉर श्योर। तो अप्रोक्सीमेटेड गेन वर्ड यूज किया है कि नहीं वो ध्यान रखना। और ये दिस अपॉन दिस हो जाता है, कब हो जाता है, वो कंडीशन जो मैंने अभी बताई सारी वो आप नोट डाउन करके लिख लेना। और वहां से अगर अप्रोक्सीमेट गेन यूज किया तो सीधे ये आंसर टिक करके आ जाना। अदरवाइज आप इस मेथड से जो आप एक्चुअल एनालिसिस करते हो इस मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करना यूजिंग मिलर इफेक्ट। पहले मिलर इफेक्ट लगाना, मिलर इफेक्ट लगाने के बाद आप इक्विवेलेंट नेटवर्क हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना और उसकी एनालिसिस करने मैंने सिखाया है बहुत सारे क्वेश्चन में। वही एनालिसिस यहां भी अप्लाई करनी है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ये इस सर्किट की एनालिसिस आप कई बार सीख चुके हो, उसी एनालिसिस को बार बार अप्लाई करना। जो मैंने यहां किया ये एनालिसिस आपको पहले सिखा चुका हूं, जो मैंने आउटपुट साइड में किया था वो एनालिसिस आपको कई बार सिखा चुका हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली किया है ना। यहां पे भी ये एनालिसिस, फिर ये यहां से ये आएगा, फिर यहां से ये आएगा, ये सारी एनालिसिस मैंने पहले के क्वेश्चन में सिखा रखी है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, या क्वेश्चन के थ्रू ही उसी क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सब चीजों को रिवाइज करते रहिए, गेट के क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करिए। अब एग्जाम करीब आ गया, आप फालतू के क्वेश्चन मत लगाइए। गेट के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे रहे हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बाकी इधर उधर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं। और जो मैं यहां क्वेश्चन करा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, और जो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सीख जाओ। गेट के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे और टेस्ट सीरीज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।